हेलो नमस्कार दोस्तों। हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सभी प्रमुख घटनाएं देख लेते हैं। तो इसमें जो पहली घटना है वो है कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और उसको किया था ए.ओ. ह्यूम ने। ठीक है, एक अंग्रेज अधिकारी थे ए.ओ. ह्यूम, उन्होंने किया था। और ये जो पहला अधिवेशन था 1885 में, ये बम्बई में हुआ था। बम्बई में एक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था, ग्वालियर टैंक में स्थित था। वहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ए.ओ. ह्यूम याद रखिएगा, स्थापना की थी। और प्रथम जो अधिवेशन था वो बम्बई में ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। तो और उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे जब इसकी स्थापना हुई थी। फिर दूसरा है कि बंगाल का विभाजन। तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल का विभाजन किया था भारतीय राष्ट्रवाद को तोड़ने के लिए। उस समय कलकत्ता जो था, यानी कि जो बंगाल था, वो भारतीय राष्ट्रवाद का वो था, गढ़ था। तो उसको तोड़ने के लिए इसका विभाजन की नींव रखी गई थी कर्जन के द्वारा। ये याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने वायसराय थे उस समय। तो उन्होंने इसकी उनका प्लान था। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण डेट हैं, जैसे मैं बता देता हूँ। पहली डेट है 19 जुलाई 1905। इस डेट में जो है ये घोषणा हुई थी इसकी। और दूसरी डेट है 7 अगस्त। 7 अगस्त को कलकत्ता में इस बंगाल विभाजन का विरोध किया गया था 1905 में ही। ठीक है, इसका विरोध किया गया था। टाउन हॉल नाम की एक जगह पे बैठ के इसका विरोध किया गया था सभी भारतीय उस समय जो थे उनके द्वारा। और 16 अक्टूबर, ये तीसरी डेट है, 16 अक्टूबर 1905, इस दिन को ये प्रभावी हो गया था, बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। तो आप ये तीनों डेट याद रखिएगा। पूर्वी पश्चिमी भाग में बंगाल को बांटा गया था। पूर्वी भाग की राजधानी ढाका थी और पश्चिमी भाग की राजधानी कोलकाता थी। हाँ, 16 अक्टूबर को एक चीज़ और याद रखिएगा, 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में भारतीयों ने मनाया था उस दिन। और शोक दिवस के रूप में मनाया, वंदे मातरम गीत गाए, यही सब हुआ था। फिर तीसरा है स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की उस समय शिमला में वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो के समय पे इसकी स्थापना हुई है। तो शिमला में ही आगा खां के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल लॉर्ड मिंटो से मिला और अपनी वफादारी प्रस्तुत की। और इसके बाद जो है करीब 1906 को ही आगा खां, ढाका के नवाब थे सलीमुल्ला, और एक और व्यक्ति थे मोहसिन उल मुल्क नाम था उनका। तो उनके नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मैं नाम लिख देता हूँ। नाम था एक व्यक्ति थे, उनका नाम था, एक तो थे आगा खां, और एक थे नवाब सलीमुल्ला, और तीसरे थे मोहसिन उल मुल्क। ये 3 व्यक्ति थे जिन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। और सलीमुल्लाह को ही इसमें संस्थापक और अध्यक्ष भी, संस्थापक इन्हीं को माना जाता है। और आगा खां जो थे वो पहले अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो इतना आप याद रखिएगा इसमें। कांग्रेस का विभाजन। तो कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। ठीक है, ये विभाजन सूरत में हुआ था, ये याद रखिएगा। सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। तो सूरत अधिवेशन में विभाजन हुआ था। और ये विभाजन गरम दल एवं नरम दल में आपसी मतभेदों के चलते हुआ था। मतलब इसमें यह था कि अध्यक्ष पद को लेके गरम दल चाहता था कि तिलक जो है अध्यक्ष बने, और नरम दल चाहता था कि रासबिहारी घोष जो है अध्यक्ष बने। लेकिन जो है काफ़ी बवाल हुआ। और दूसरा कारण, एक और कारण था कि जो बंगाल विभाजन हुआ था उसमें जो विरोध के तरीक़ों थे उनको लेकर के भी इन पे आपस में गरम दल नरम दल में तनातनी थी। तो इस चक्कर में कांग्रेस का विभाजन हुआ और फिर गरम दल को निष्कासित किया गया
मतलब निष्कासित हो गए थे, वो लोग अलग हो गए थे, गर्म दल नरम दल में विभाजित हो गए थे, तो उसी को विभाजन बोला जाता है। तो विभाजन हो गया और फिर फाइनली जो 2007 के अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे वो रास बिहारी घोष ही बने थे। तो ये याद रखिएगा आप। अगला है 1908 खुदीराम बोस को फांसी। तो खुदीराम बोस को फांसी 1908 में दी गई थी। इनको फांसी दी गई थी मुजफ्फरपुर बम कांड के चक्कर में। मुजफ्फरपुर बम के डीएम पर इन्होंने बम जो है फेंका था। तो ये दो व्यक्ति थे, एक थे प्रफुल्ल चाकी, प्रफुल्ल एक थे प्रफुल्ल चाकी और दूसरे खुद थे खुदीराम बोस। ये दो लोग थे। तो इन्होंने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश थे किंग्सफोर्ड। तो किंग्सफोर्ड की गाड़ी में बम फेंका था, लेकिन किंग्सफोर्ड तो बच गया था। और एक दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था कैनेडी जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। कैनेडी की पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो गई थी। तो खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी और प्रफुल्ल चाकी ने तो आत्महत्या कर ली थी। तो इतना है। फिर अगला है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जब आया था, इसमें जो मार्ले हैं वो भारत सचिव हुआ करते थे, मिंटो भारत के वायसराय थे। तो ये याद रखिएगा कि कौन वायसराय था और कौन भारत सचिव था। और ये पहली बार इसमें जो है सांप्रदायिक आधार पर चुनाव कराने की निर्वाचन पहली बार इसमें लाया गया था। मुसलमानों को दिया गया था, मुस्लिम कम्युनिटी को ये दिया गया था कि सांप्रदायिक आधार पे जहाँ पे मुस्लिम हैं वहाँ पे मुस्लिम वोट के लिए ये किया गया था कि वहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा करेंगे और मुस्लिम वोट मिलेंगे। तो मतलब ये सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन को पहली बार यहाँ से लाया गया था, इसलिए ये प्रसिद्ध है। फिर है 1913 गदर आंदोलन। तो जो गदर आंदोलन था ये जो है सैन फ्रांसिस्को में शुरू हुआ था, अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, ये अगर एग्ज़ाम में आया तो सैन फ्रांसिस्को में शुरू हुआ था। इसके अध्यक्ष थे सोहनलाल भाकना। ठीक है, ये अध्यक्ष थे इसके। तो ये याद रखिएगा। और इन्होंने एक सोहनलाल भाकना ने एक जो है पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था गदर। तो उसी के नाम पे इसका आंदोलन का नाम जो है गदर पड़ा था। ठीक है। और दूसरा ये है कि गदर जो पत्रिका निकाली गई थी वो उर्दू और गुरुमुखी में निकाली गई थी, उर्दू और गुरुमुखी, बाद में कई भाषाओं में और निकाली गई। तो इतना याद रखिए गदर आंदोलन से ये दो। और इसमें जो है सोहनलाल है जैसे, और सोहनलाल भाकना है, और इसमें एक थे जिनका नाम था भाई परमानंद, एक का नाम था परमानंद। ठीक है, और एक का नाम था बरकतुल्ला। ठीक है, लाला हरदयाल भी थे, लाला हरदयाल। महत्वपूर्ण व्यक्ति यही थे, लाला हरदयाल ही इसके संस्थापक जो है लाला हरदयाल थे। मैं गलती से सरदार सोहन सिंह भाकना बता गया। सोहन सिंह भाकना पहले अध्यक्ष थे, लाला हरदयाल ही इसके जो है अध्यक्ष संस्थापक थे। इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। अगली घटना है प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत। तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत 1914 में हुआ था और समापन 1918 में हुआ था। तो ये नॉर्मल फैक्ट है। इसके बाद है कि 1915 में गांधी जी का भारत आगमन। तो 1915 में गांधी जी 9 जनवरी को आए थे, 9 जनवरी 1915 को आए थे। और इसी दिन प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। गांधी जी गए कब थे? 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, 1915 में वापस आए, 9 जनवरी को आए, और इसी दिन प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस इसी दिन मनाया जाता है। ठीक है, फिर अगला है लखनऊ समझौता। तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। ठीक है, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौते में 2 चीज़ें हुई थी, एक तो गर्म दल और नरम दल
आपस में मिले थे, मतलब इनके बीच में पैचअप हो गया था, नरम दल गरम दल के बीच में समझौता हो गया था। और दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हुआ था, कांग्रेस और लीग के बीच में भी, ठीक है। और इसमें उस समय जब इसके जो अध्यक्ष थे अध्यक्ष थे कांग्रेस के अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। आज अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे। और दो मैंने घटनाएं बताई ही। गर्मपंथी और नरमपंथियों को मिलाने में तिलक और एनी बेसेंट ये उस समय काफ़ी बड़े नेता बन चुके थे। इन दोनों का हाथ था, इन दोनों ने मिलाया था। और लीग को भी कांग्रेस और लीग में भी समझौता कराने में तिलक का हाथ था, वो ये भी एक पॉइंट है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और है कि ये जो लखनऊ समझौता हुआ उसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार जो है इस सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। वही 1916 में हुआ था। तो भारत में 2 होम रूल लीग बनी थी, एक तिलक के नेतृत्व में, ये पहले बन गई थी, और एक एनी बेसेंट के नेतृत्व में, ठीक है, ये बाद में बनी थी। क्रम भी याद रखिएगा, पहले तिलक वाली बनी थी, फिर बेसेंट वाली बनी थी, ठीक है। वाली जो लीग थी वो 28 अप्रैल 1916 को बन गई थी, ठीक है, तिलक वाली लीग। और इसमें जो है तिलक वाली लीग के अध्यक्ष तो थे वो बैपिस्टा थे, जोसेफ बैपिस्टा नाम था उनका, वो थे। और सचिव थे एनसी केलकर। ये 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति थे तिलक वाली लीग के। और एनी बेसेंट की जो लीग थी, एनी बेसेंट की अगर लीग की बात की जाए, बेसेंट की, तो बेसेंट की लीग का निर्माण जो है तिलक के निर्माण यानी कि अप्रैल 1916 से 5 महीने बाद हुआ था, सितंबर 1916 में, ठीक है, सितंबर 1916 में हुआ था। और इसके जो सचिव थे वो थे जॉर्ज अरुंडेल, ये याद रखिएगा, जॉर्ज अरुंडेल जो है इनके सचिव थे। और इसका मुख्यालय जो बेसेंट वाला था वो मुख्यालय आडीआर में था, मद्रास में। तिलक वाले का मुख्यालय में नहीं बताया, उनका मुख्यालय जो है पुणे में था, ठीक है, इनका जो है आडीआर में था। और यही है बेसेंट की लीग जो है ज़्यादा बड़ी थी, ये पूरे भारत में, मतलब पूरे भारत में उसका प्रभाव था बेसेंट की लीग का। और तिलक की लीग का जो है वो कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र था, बम्बई को छोड़ के जितना महाराष्ट्र पड़ता है वो था, और कर्नाटक था, तो वो कम क्षेत्र में थी। लेकिन ये दोनों ने कांग्रेस में जो शून्य पैदा हुआ था उसको भरने का प्रयास किया था इस आंदोलन के द्वारा। अगला हम लोग देख लेते हैं, अगला है चंपारण। तो चंपारण 1917 की घटना है। ये गांधी जी के उस समय जो सबसे बड़े 17 और 18 के बीच में जो आंदोलन हुए थे उसमें पहला आंदोलन था चंपारण। जैसा कि बताया कि उस समय 17-18 के बीच में 3 बड़े आंदोलन हुए थे। चंपारण था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था, और खेड़ा आंदोलन था। तो ये तीनों हुए थे, 17, 18 और 18। तो 1917 में जो चंपारण आंदोलन हुआ था वो बिहार में हुआ था, चंपारण ज़िले में। और ये गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह था, ठीक है। चंपारण को प्रथम सत्याग्रह बोला जाता है, प्रथम सत्याग्रह, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, प्रथम सत्याग्रह हुआ था। और इस विद्रोह में एक व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ल, उनका नाम बहुत पूछा जाता है। राजकुमार शुक्ल किससे संबंधित थे? तो चंपारण से संबंधित है। तो इतना पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। नील की खेती, चंपारण का होने का जो उसके पीछे जो कारण था वो था नील की खेती, जो 3 खटिया प्रणाली चलती थी बिहार में। तीसरे भाग में आपको नील की खेती करनी है, उसके विरोध में, नील खेती जो अनिवार्य थी उसके विरोध में इसका ये किया गया था चंपारण आंदोलन। फिर इसके बाद था अहमदाबाद मिल मजदूर
आंदोलन, तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था। और ये जो आंदोलन है ये प्लेग बोनस को लेकर के ये विवाद अहमदाबाद में हुआ था। तो मिल मालिकों मजदूरों के बीच में प्लेग बोनस को लेकर विवाद था, उसमें हुआ था। जो मिल के मालिक थे वो चाहते थे कि हम 20% बोनस दें, और जो ये लोग थे मज़दूर थे वो चाहते थे कि हमको 20% से ज़्यादा मिले, करीब 35% की इन्होंने मांग की थी। तो बाद में इनकी मांगें गांधी जी ने इसमें इंटरफेयर किया और मांगें इनकी मानी गई गांधी जी के आंदोलन की वजह से। तो ये पहला जो है हड़ताल थी, ये हड़ताल की पहली गांधी जी द्वारा की गई हड़ताल थी, ये पहली थी हड़ताल। तो इसमें 35% में मान लिया गया था। फिर तीसरे नंबर पे आता है खेड़ा। तो खेड़ा 1918 में हुआ। खेड़ा में क्या था कि ये जो अत्यधिक कर वसूली थी उस समय, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, कीमतें ज़्यादा थी, लगान उतना दे नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी सरकार जो है ज़बरदस्ती लगान वसूल कर रही थी, कर वसूल कर रही थी। तो इस वजह से ये हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। तो गांधी जी ने इसमें इंटरफेयर किया था, और इस खेड़ा सत्याग्रह में ही सरदार पटेल जो थे वो पहली बार गांधी जी के संपर्क में आए थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, और ये भी सफल रहा था, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद हुआ था 1919 में रौलट एक्ट आया था, काला कानून भी बोला जाता है। तो काला कानून इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें बिना वकील, बिना दलील और बिना वारंट के ही गिरफ्तार करके जेल में डालने का प्रावधान था, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था और काफ़ी क्रांतिकारी गतिविधियां जो थी वो बढ़ गई थी। तो इस वजह से ये कानून जो है 1919 में रौलट एक्ट लेके आए थे। ये सिडनी रौलट की अध्यक्षता में एक कमेटी थी, सिडनी रौलट की अध्यक्षता में, तो उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उसने ये एक्ट बनाया था। तो इसको जो है केंद्रीय विधानसभा में पारित किया गया और लागू किया गया। तो इसके विरोध में आंदोलन किया गया था। इसके विरोध में सत्याग्रह जो है वो गांधी जी ने किया था, और भी कई लोगों ने, मतलब जैसे जमनालाल बजाज थे और शंकर लाल बैंकर थे, तो इन्होंने विरोध किया और इसको जो है रौलट एक्ट के खिलाफ, ठीक है। इसमें गिरफ्तारी भी हुई थी गांधी जी की। इसके बाद होगा आपका जलियांवाला बाग हत्या। जलियांवाला हत्याकांड जो है ये 13 अप्रैल को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। ये डेट याद रखिएगा, बैसाखी का दिन था ये। तो 2-3 चीज़ें यहाँ हुई थी, जैसे डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी की गई थी। डॉक्टर किचलू और सैफुद्दीन एक थे, सत्यपाल, डॉक्टर किचलू और सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, ये 2 नाम थे। तो ये लोग जो है 10 अप्रैल को एक जुलूस निकाले थे, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इनको गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल को एक सभा का आयोजन किया जा रहा था, ठीक है। और गांधी जी तो पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे इसमें। तो जलियांवाला बाग में क्या हुआ कि इसमें एक सभा का आयोजन किया गया था, और सभा का जब आयोजन हो रहा था तो एक कर्नल डायर थे, उनका नाम था कर्नल रेजिनॉल्ड डायर। तो वो जो है पहुंच गए और इन्होंने कत्लेआम किया। तो करीब 1000 लोग मारे गए थे, और ये काफ़ी भारतीय इतिहास में एक बहुत ही बड़ी घटना है जिसका आज तक जो है जिसका असर दिखाई देता है। अगला है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन का मेन मैटर था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटेन और तुर्की, ब्रिटेन के द्वारा तुर्की पे हमला किया गया था, और उसका जो दर्जा था वो छीन लिया गया था और खलीफा को निष्कासित कर दिया गया था। तो इसके चक्कर में भारत में भी विरोध हुआ, तो वही खिलाफत आंदोलन है। तो इस खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने सपोर्ट किया था। और दूसरा इसमें शौकत अली एक थे, वो बड़े नाम थे, शौकत अली, और दूसरे नाम थे मोहम्मद अली, शौकत अली, मोहम्मद अली, ये 2 बड़े नाम थे। और हसरत मोहानी भी थे, हसरत मोहानी, ठीक है।
तो ये सब बड़े नाम थे। इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर खिलाफत आंदोलन को जो है संचालन किया था, इतना याद रखिएगा। इसके बाद है असहयोग आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन के तुरंत बाद असहयोग आंदोलन भी चालू हुआ। तो असहयोग आंदोलन जो था वो 1 अगस्त 1920 से इसका शुरुआत मान सकते हैं, ठीक है। और 12 फरवरी को 1922 को ये ख़त्म हो गया था, ठीक है, जब चौरी चौरा कांड हुआ था। तो ये खिलाफ असहयोग आंदोलन है। अगला है, हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे है इसमें चौरी चौरा कांड। तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो असहयोग आंदोलन जो बंद हुआ था वो चौरी चौरा कांड से ही बंद हुआ था। तो चौरी चौरा कांड की घटना हुई थी 4-5 फरवरी 1922 को, ये इसकी डेट थी, ठीक है। इसमें एक बड़ा नाम थे जिसका नाम था भगवान अहीर। भगवान अहीर ने ही वो जो थाने पे अटैक किया गया था, भगवान अहीर जो थाने पे अटैक किया गया था उसका नेतृत्व इन्होंने ही किया था। वो जो जुलूस निकला था तो उन्होंने ही, ये पूर्व सैनिक थे और तो ये इस चौरी चौरा कांड से जुड़े हुए थे। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। चौरी चौरा कांड के बाद लोग देख लेते हैं कि इसके बाद जब चौरी चौरा कांड हुआ, असहयोग आंदोलन वापस लिया गया, तो कुछ लोगों में रोष उत्पन्न हुआ। कुछ लोगों ने विरोध किया कि गांधी जी ने अचानक इस तरह से एक छोटी सी घटना के कारण इस तरह का काम नहीं करना चाहिए कि आंदोलन वापस ले लें। तो कुछ लोगों ने स्वराज पार्टी का गठन किया। तो स्वराज पार्टी का जो गठन था वो 1923 में किया गया। स्वराज पार्टी में जब गठन हुआ तो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे चित्तरंजन दास को, ठीक है, चित्तरंजन दास। और इसके जो सचिव बने थे वो बने थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू। तो ये दो आप लोग इसमें याद रखिएगा, ये दो अध्यक्ष बने, मतलब एक चित्तरंजन दास अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू सचिव बने थे। तो स्वराज पार्टी कांग्रेस से ही बनी थी और ये कांग्रेस से अलग नहीं हुई थी, कांग्रेस के अंदर ही थी। फिर इसके बाद हुआ कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन। तो कांग्रेस का जो बेलगाम अधिवेशन है ये 1924 में हुआ और ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, ठीक है। गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, पहली और अंतिम बार कांग्रेस की अध्यक्षता। तो कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन इसलिए ज़रूरी है। फिर आगे हम लोग देखते हैं 1925 में हुआ था ये काकोरी कांड। तो 1925 का जो काकोरी कांड था हुआ था काकोरी कांड में कि जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन करके एक संगठन था, हिंदुस्तान रिपब्लिक और एसोसिएशन, ठीक है। ये संगठन जो है ये इस काकोरी कांड के लिए जिम्मेदार था। इसमें 9 अगस्त 1925 को एक ट्रेन जा रही थी काकोरी से ही, मतलब लखनऊ के में पड़ता है काकोरी, तो वहाँ पे डकैती डाल के इस ट्रेन को 9 अगस्त को लूट लिया था। तो इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था और जिसमें कुछ बड़े नाम थे जैसे फांसी पे जिनको चढ़ाए गए थे, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल है, राजेंद्र लाहिड़ी है, अशफाक उल्ला खां है, रोशन सिंह है। ये 4 लोगों को फांसी पर लटकाया गया था, बाकी लोगों को हो गई थी जेल हो गई थी। फिर ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है मंद पड़ जाएगी, इसकी ये जो है एक तरह से बंद हो जाएगी। तो इसको पुनर्जीवित करेंगे फिर आज़ाद और चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के नाम से, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से फिर जिंदा किया जाएगा। तो ये था काकोरी कांड। तो काकोरी कांड की डेट याद रखिएगा, 9 अगस्त 1925 को लूटा गया था इसको। तो ये है। इसके बाद आएगा साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन 1928 में हुआ था, इसको बनाया गया था। मतलब 1919 का जो अधिनियम आया था उसमें ये प्रावधान था कि हम 10 साल के अंदर एक ऐसे आयोग का निर्माण करेंगे जो भारतीय जो प्रशासन है उसके बारे में विस्तृत रिपोर्ट देगा। तो इसीलिए साइमन कमीशन
को बनाया गया था। साइमन कमीशन का भारत में बहुत विरोध हुआ और ये 1928 में आया था। 28 जिसमें डेट है 3 फरवरी 1928 को ये भारत आया था। और ये साइमन कमीशन के बारे में एक फैक्ट याद रखिएगा कि ये 2 बार भारत आया था, ठीक है। तो ये साइमन कमीशन 1928 हो गया। इसके बाद है लाहौर अधिवेशन। तो ये 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन। थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और इसी अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में ही स्वराज शब्द की मांग की गई थी। जैसे पहले कांग्रेस का जो लक्ष्य था डोमिनियन स्टेट का, वो अब बदल के स्वराज में, पूर्ण स्वराज की मांग, ठीक है। पूर्ण स्वराज हमको चाहिए, ये बात हो गई थी। ये अब राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य बन गया था, ठीक है। और इसी में जो है लाहौर अधिवेशन में ही रावी नदी के किनारे जो है झंडा फहराया गया था। तो और ये निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाया करेंगे, मतलब ऐसा। तो इसी वजह से वो 26 जनवरी को हम लोगों का गणतंत्र लागू हुआ था, गणतंत्र दिवस मनाने लगे, क्योंकि उस दिवस की महत्ता 1929 के अधिवेशन से जुड़ी हुई है। तो ये आप याद रखिएगा। और इसी लाहौर अधिवेशन में ही जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसकी भी इसके समर्थन में प्रस्ताव पारित किया गया, मतलब इसकी घोषणा की गई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की, ठीक है। तो इतना फैक्ट आप याद रखिएगा लाहौर अधिवेशन से। इसके बाद दांडी मार्च है। तो दांडी मार्च जानते ही हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत ही दांडी मार्च से होगी, जिसमें गांधी जी क्या करेंगे कि अपने पहले उन्होंने 11 सूत्री मांग रखी थी इरविन के सामने, जो मानी नहीं गई। तो फिर गांधी जी ने एक सत्याग्रह चालू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी। तो 12 मार्च को यहाँ पे 1930 होना चाहिए, सॉरी ये 1930 होना चाहिए, ठीक है। तो 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ ये जो है साबरमती आश्रम से चलते हैं और दांडी तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये करीब जो दूरी थी, ये करीब 240 मील की थी, ये याद रखिएगा। और 78 लोग थे इसमें। 12 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक ये चला। और 6 तारीख को गांधी जी ने नमक तोड़ा था। तो इतना है दांडी मार्च से जुड़ा हुआ फैक्ट, ठीक है। इसके बाद वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हो गया, जो 1930 में चला। सविनय अवज्ञा आंदोलन काफ़ी विस्तृत आंदोलन था। और इस आंदोलन से कई और आंदोलन जुड़े हुए थे, जैसे लाल कुर्ती आंदोलन है, जिया तरंग आंदोलन है, नमक यात्रा भी इन्हीं में हुई, और भी लोगों ने मार्च निकाले। तो ये भी याद रखिए, जैसे ऋषि राजगोपालाचारी थे, के कलप्पड़ थे, तो उन्होंने भी जो है इसमें मार्च निकाले थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 में हुआ, ये याद रखिएगा। फिर इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के तुरंत बाद जो है, जब आंदोलन ज़्यादा जोर पकड़ लिया, तब गांधी इरविन समझौता होता है। इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, दिल्ली समझौता, ठीक है। और ये हुआ था, जो दिल्ली समझौता था, ये हुआ था 5 मार्च को, ठीक है। 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है। ये गांधी इरविन समझौता है, या दिल्ली पैक्ट जिसको कहते हैं। तो ये गांधी और इरविन के बीच में चूँकि पहला गोलमेज सम्मेलन हो चुका था, उसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो इरविन पे भी एक तरह से दबाव था कि कांग्रेस को कम से कम वार्ता की मेज पे लाया जाए। और पहली बार इरविन, जैसे कि वो वाजराय थे, तो उनके सामने कोई कांग्रेस का एक, गांधी जी ने कांग्रेस का की तरफ से गए थे, तो गांधी जी जैसे बड़े नेता को आमने सामने की टेबल पे लाके खड़ा कर दिया। तो इस तरह की बातें थी। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। और इसके बाद ये है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ये जैसा कि बताया 1930 में हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये 1930 में हुआ, ये लंदन में हुआ था। तो उस समय इसकी अध्यक्षता की थी रैमजे मैकडोनाल्ड थे, रैमजे मैकडोनाल्ड। तो रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे वो ब्रिटेन के पीएम थे, तो उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी।
तो ये याद रखिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, इसके बाद ये गांधी इरविन समझौता होता है, ठीक है, और इसके बाद ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। तो गांधी मतलब कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, क्योंकि गांधी इरविन समझौता हो चुका था, उसमें एक क्लॉज था कि आप गोलमेज सम्मेलन जो भी आगे होगा उसमें आप भाग लेंगे, तो ये क्लॉज था। तो इन्होंने जो है भाग लिए, कांग्रेस की तरफ से गांधी जी, ठीक है, गए थे, और एक और प्रतिनिधि थी जैसे सरोजिनी नायडू गए थे, ठीक है, और भी खुद के खर्चे पर और भी लोग गए थे, जैसे मदन मोहन मालवीय हैं, एनी बेसेंट हैं, और भी कई लोग गए थे। तो काफ़ी लोग मतलब इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। गांधी जी, इसमें एक सवाल पूछा था, गांधी जी इस गोलमेज सम्मेलन में राजपूताना नाम के SS राजपूताना, ठीक है, SS राजपूताना नाम के जहाज़ पे सवार गए थे, तो ये सवाल पूछ चुका है, तो ये भी याद रखिएगा। तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो गया, और फिर इसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी होगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन उतना सफल नहीं रहा, क्योंकि किसी भी बात पे बन नहीं पाया। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेस ने फिर बहिष्कार किया था। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी हुआ, लेकिन उसमें भी कोई बात नहीं निकल पाई, क्योंकि कांग्रेस गई ही नहीं थी और बाकी के दलों के साथ उतनी बात बन नहीं पाई। फिर ठीक है, तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद जो ब्रिटेन के PM थे रैमजे मैकडोनाल्ड, वो जो है सांप्रदायिक पंचाट लाए थे, एक सांप्रदायिक पंचाट, ठीक है, सांप्रदायिक पंचाट लाए थे। ये 1932 की घटना है। 1932 में वो सांप्रदायिक पंचाट लाए। तो ये सांप्रदायिक पंचाट में जो भारत का अनुसूचित जाति वर्ग है, SC/ST समुदाय है, उसको हिंदू कम्युनिटी से अलग करके अलग अल्पसंख्यक वर्ग के दर्जे के रूप में इसमें बात की गई थी। यानी कि ये एक तरह से और बड़ा बंटवारा करना चाहते हैं। जैसे 1909 में इन्होंने चालू किया था, मुस्लिमों को अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर पहले तोड़ा, इसके बाद 1919 में उस आधार को बढ़ाया जिसमें सिख और दूसरी कम्युनिटीज़ को शामिल किया, और फिर इसके बाद ये 1932 में इस तरह के सांप्रदायिक पंचाट ला करके दलित वर्ग को भी हिंदू समाज से तोड़ने की बात हुई थी। तो ये फूट डालो राज करो वाली नीति को आगे बढ़ाया गया था। तो इसका व्यापक विरोध हुआ था। तो इसमें गांधी जी अनशन पे बैठ गए थे। तो इसके बाद ये 1932 में ना पूना समझौता होता है। तो ये पूना समझौता जो है, ये गांधी जी और अंबेडकर के बीच में होता है, गांधी और अंबेडकर के बीच में, BR अम्बेडकर के बीच में पूना समझौता होता है, जिसमें गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। ठीक है, मतलब हिंदुओं की ओर से मदन मोहन मालवीय ने इसमें हस्ताक्षर किए थे। तो इसमें कुछ नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जैसे राजेंद्र प्रसाद है, CR राजगोपालाचारी है, मदन मोहन मालवीय हैं, इन सब ने, कि इस तरह से गांधी जी का उपवास भी तोड़वाना था, वो बैठे हुए थे उपवास में। तो इसमें कुछ पॉइंट हैं, जैसे पहली बार आरक्षण का जो प्रावधान था वो यहीं से चालू होगा। जैसे केंद्रीय विधानसभा में दलित वर्ग की सीट को 18% के करीब रिजर्व किया जाएगा, और प्रांतीय जो काउंसिल थे, जो प्रांतीय काउंसिल होते हैं, उसमें 71 सीट से बढ़ा के 148 सीट की बात की गई थी। तो ये पॉइंट है, बढ़ा के 148 कर दी गई थी। तो यही इसमें बात है, और इस तरह से पूना पैक्ट हुआ। तो कम्युनिटी जो सांप्रदायिक पंचाट था वो अपने आप ख़त्म हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में चालू किया गया था, ये भी गांधी जी द्वारा ही चालू किया गया था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में आप ये नाम याद रखिएगा कि पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, इसमें विनोबा भावे, और दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। रहे थे ब्रह्मदत्त। ये 3 नाम आप याद रखिएगा। अक्सर ये तीसरा वाला तो पूछ लेता है, क्योंकि पहला दूसरा हर जगह मिल जाता है, तीसरा नहीं मिलता है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में लागू हुआ था। इसके बाद पाकिस्तान की मांग 1940 में की गई थी मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में। तो इन्होंने जो है पाकिस्तान की मांग की थी, ठीक है।
के बाद था क्रिप्स मिशन 1942 में। तो क्रिप्स मिशन आया 1942 में। क्रिस्टोफर क्रिप्स थे और सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और भारतीयों के द्वारा कोई मदद नहीं दी जा रही थी, तो विंस्टन चर्चिल ने फिर भेजा था, क्योंकि ब्रिटेन की स्थिति काफ़ी नाजुक थी, तो भारतीयों से वार्ता करने के लिए क्रिप्स मिशन भेजा गया था। तो कि भारतीयों की मांगें क्या हैं उसको समझा जाए और आप अभी हमारा मदद करिए, उसके बाद हम देश आज़ाद करेंगे, जैसी बातें इसमें क्रिप्स मिशन में होंगी। क्रिप्स मिशन फेल हुआ था। फिर इसके बाद 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वही 7 अगस्त को, 7 अगस्त को उसी मैदान से जहाँ कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ग्वालियर टैंक मैदान से, तो वहीं पे 7 अगस्त को, ये 8 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन पारित हो गया। 7 अगस्त को मीटिंग हुई, उद्देश्य मतलब पास किया गया, और 8 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन पारित हो गया। ठीक है, तो ये है इसमें, और इसी को अगस्त प्रस्ताव भी बोलते हैं, इसीलिए इसको। इसके बाद था 1942 में ये आज़ाद हिंद फौज का गठन। तो ये भी आज़ाद हिंद फौज का गठन। तो आज़ाद हिंद फौज से सुभाष चंद्र बोस जुड़े रहे हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस इनसे जुड़े हुए थे। इन्होंने सिंगापुर में इस फोर्स की स्थापना की थी। ऐसे तो पहले इस फोर्स को उन्होंने बनाया था, रास बिहारी द्वारा इस फौज को बनाया गया था। फिर इसकी कमान सुभाष चंद्र बोस को दे दी गई थी। इसके बाद 1942 को हुआ वेवल योजना और शिमला समझौता। ये दोनों आस ही पास हुए थे, मतलब वेवल योजना हुआ और उसी में फिर शिमला समझौता हुआ। और इसके बाद 1946 में हुआ नौसेना विद्रोह। तो इस नौसेना के विद्रोह में मनाने का काम सरदार पटेल ने, नौसैनिकों को मनाने का काम सरदार पटेल ने, और दूसरा जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने इनसे कहा था कि आप आत्मसमर्पण कर दीजिए, ऐसे विद्रोह करने की ज़रूरत नहीं है। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आया। इसी कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा की बात की गई थी, संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा का गठन इसी कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था। और 1947 में माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना भारत को आज़ाद करने के लिए लाई गई थी। माउंटबेटन योजना को 3 जून योजना भी बोलते हैं, क्योंकि ये 3 जून को लाया गया था। तो 3 जून 1947 को, तो इसको 3 जून योजना भी बोलते हैं। तो इतना फैक्ट है, ये क्रमवार पूछ लेता है क्रम से लगाने के लिए, तो आप इसको याद रखिएगा।